नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी पेट के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व इस वीडियो सीरीज़ में हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जो भी फ्रेंड्स इस साल पेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ काफ़ी लाभदायक होने वाला है। इसलिए यदि आपने इस प्रैक्टिस सीरीज़ का रिवीजन नहीं किया है तो जाके आप प्लेलिस्ट में इसका रिवीजन ज़रूर करें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध थे, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? परिनिर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण किस कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर में। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी। ओके। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि करेंटली नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी। इनकी माँ का क्या नाम था? महामाया। इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी गौतमी ने, जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी महामाया की जन्म के टाइम पे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था? आपको बताना है। गुप्ता पीरियड में 6ठी सदी के मध्य पंजाब पे किसका राज्य हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हूणों ने। ये जो हूण थे इन्होंने पंजाब पे कब्जा कर लिया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? वह कौन सा युद्ध था जो निर्णायक था? इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा की लड़ाई या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वो कौन सा युद्ध था जहाँ से जिस युद्ध के बाद मुस्लिमों का भारत पे आधिपत्य हो गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का सेकेंड वॉर हुआ था। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? फर्स्ट लड़ाई हुई थी 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जो फर्स्ट वाली तराइन की युद्ध हुई थी इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन सेकेंड वाले में फिर वापस आए 1 साल बाद और इसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ओके। बाकी पानीपत की लड़ाई आपको पता ही है, 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तालीकोटा की लड़ाई ये भी पता है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। अच्छा बताना है आपको 1206 में किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी? कल के सेशन में मैंने बताया था जो गुलाम वंश था, गुलाम या फिर मामलुक वंश बोलते हैं इसको, मामलुक वंश, मामलुक या फिर गुलाम वंश। इन्होंने भारत पे 84 साल तक शासन किया था। 84 साल, 1206 से लगाए 1290 तक इन्होंने भारत पे शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मामलुक डायनेस्टी थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध के बीच में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है, सो इसका फाइनली आंसर मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मोहम्मद इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आपके ऑप्शन से एक साइमन गोबैक विरोध, व्यक्ति सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। इसमें से कौन सा आंदोलन था जिसमें कोई लीडरशिप नहीं थी, किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, पूरा नेतृत्वहीन आंदोलन था? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 1942 को। इस दिन जब इसकी घोषणा हुई, उसके जस्ट अगले दिन 9 अगस्त को इसके जो भी शीर्ष नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जो भी शीर्ष नेता थे, उनको ऑपरेशन ज़ीरो आवर, इसको बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन आता रहता है कि ऑपरेशन ज़ीरो आवर किससे संबंधित है। तो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाकर जितने भी शीर्ष नेतृत्व वाले नेता थे, उनको ऑपरेशन ज़ीरो आवर, उनको जेल में बंद कर दिया। सो इसके नेतृत्व, ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। तो इसको चलाया किसने था? जो भी छोटे मोटे जो नेता हुआ करते थे, वो भूमिगत रह के, जैसे इनका नाम आता है राम मनोहर लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया, और अरुणा आसफ अली, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी। इन लोगों ने भूमिगत रह के इसका नेतृत्व किया था, इस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन एक लीडर लेस मूवमेंट था। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला? गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद, से अपने 78 अनुयायियों को लेकर, इनके फॉलोवर थे जो साथ में चल रहे थे, 78, दांडी यात्रा शुरू की। इन्होंने 24 दिन तक लगातार चलने के बाद कब 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच के इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, और वहीं से शुरुआत की थी, वहीं से आगाज़ हुई थी एक नए आंदोलन की, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तभी से मानी जाती है, सविनय अवज्ञा। ओके, सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बंगाल का विभाजन कब घोषित हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था। 1905 में हुआ था। अब डेट भी पूछ रहा है, तिथि सहित आपको बताना है। वैसे तो सबको पता है 1905 में हुआ था, लेकिन कब, एग्जैक्ट डेट आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। उस टाइम गवर्नर कौन हुआ करता था? तत्कालीन वायसराय उस टाइम बोलते थे, लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया था। इस विभाजन को इतिहास में क्या, बंग भंग, जैसे बंगाल का विभाजन को क्या बोलते हैं? बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, बंग भंग। जब ये बंगाल का विभाजन हुआ, उस टाइम पे शोक दिवस मनाया था पूरे देश ने, शोक दिवस, और वंदे मातरम और बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, राज्य हड़प की नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, सबसे पहले कौन सा राज्य इसका शिकार हुआ था? आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोलते हैं हम लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में। राज्य हड़प, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इसके अंतर्गत सबसे पहला कौन सा राज्य था, कौन सा एरिया था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था? कौन सी रियासत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सतारा की रियासत थी सबसे पहले 1848 में, सबसे पहले 1848 में इसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन सी थी? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था उस टाइम पहली बार किसने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल, अवध की, लखनऊ की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, आपको बताना है कुल पृथ्वी का भूभाग है उसमें उसका कितना परसेंट भारत का हिस्सा पड़ता है, कितना परसेंट? अगर पृथ्वी के पूरे भूभाग को 100% मान लिया जाए तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है एज कम्पेयर टू टोटल अर्थ एरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। सफ़ेद रेगिस्तान किसको बोलते हैं, कहाँ पे है ये? तो ये है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट है गुजरात, जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इसको बोलते हैं सफ़ेद डेजर्ट या फिर सॉल्ट डेजर्ट। इसको सॉल्ट डेजर्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट डेजर्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? आपको बताना है भूकंपीय क्षेत्र है जो अर्थक्वेक जोन है। टोटल 4 जोन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसमें से सबसे सेफेस्ट, सबसे सेफ कौन सा एरिया है, कौन सा सिटी है? निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे कम है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी देहरादून। बताइए फटाफट कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर। ये अर्थक्वेक जोन सेकेंड में स्थित है, सेकेंड में ये सेफ है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो सॉइल का कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है? लोहे की वजह से, फेरस, फेरिक। जिसका ऑप्शन सी जो है फेरिक ऑक्साइड, इसकी उपस्थिति के कारण रेड होता है। ओके, तो फाइनली आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो डिगबोई की खानें कहाँ पे हैं? ये असम में पाई जाती हैं, डिगबोई माइंस। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र। तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग। तो फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। SBI के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यू ओनली नीड वन, यू ऑल्सो नीड वन, यू ओनली नीड। अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, आपने नाम सुना होगा योनो, एक ऐप आता है। इससे क्या करते हैं हम बिना ATM कार्ड के भी हम ATM मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वो ATM मशीन SBI के बैंक का होना चाहिए, SBI का ही होना चाहिए। योनो, यू ओनली नीड वन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको जोखिम कवरेज बताना है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके तहत अगर कोई किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसके तहत कितनी राशि मिलती है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 लाख। मैक्सिमम आपको 2 लाख मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? काले धन पर विशेष जांच दल SIT जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने का सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए इसका। एक SIT गठित की गई थी जिसने रेकमेंड किया था 3 लाख से अगर अधिक
किसी ने कैश का ट्रांजैक्शन किया उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये किसने बोला था? ये ऑप्शन सी MB शाह इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजना की मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 15, 8, 12 या फिर 5। कितने शहरों को लिए दिया है? टोटल सिटीज़ कितने हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 8 शहरों के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? चलिए अच्छा प्रश्न है ये भी। कौन सा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी इंडिया। चलिए इसमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है, कौन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? ऑब्वियसली अमेरिका है, श्रीलंका है, भारत भी है, चाइना भी है, लेकिन ये इसमें थोड़ा उस हद तक नहीं है। फाइनली इसी में यही आंसर हो जाएगा। चीनी जनवादी गणराज्य, जिसे प्रायः चीन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। जो चाइना है ईस्ट एशिया में पड़ता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को। चाइना कब आज़ाद हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। सो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आपातकालीन या फिर आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, इसका आंसर बताइए। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है भारत में कहीं पे भी, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या फिर भूकंप आ गया, उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली कोई भी काम करना है तो सरकार किस निधि के थ्रू, आपके ऑप्शंस क्या है? आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि, आम निधि या फिर संचित निधि, किस निधि से पैसे निकालती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन। आपातकालीन मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। और ऑप्शन ई क्या है? आकस्मिक। इससे अगर आप गेस करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छा आप बता सकते हो आकस्मिक निधि की जो व्यवस्था है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इमरजेंसी फंड का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 267, आर्टिकल 267 में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? चलिए बताइए किस दल से? क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से दक्षिणापंथी, वामपंथी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी या फिर ऑप्शन डी मध्यम मार्गी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिस्ट पार्टी, वामपंथी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सिक्किम से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अब जल्दी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू इस टाइम पे हुआ था, 1950 में। और जैसे इसके एक साल बाद मतलब ऑप्शन ए वर्ष 1951 में इसका पहला संशोधन हुआ था। जो जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया था 1951 में। सो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? आवेश के प्रवाह की दर मतलब I = Q/T। तो I क्या है? करंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? वायु के संपर्क में आने पर चांदी किसके बनने के कारण काली पड़ जाती है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। जब कोई चांदी, सिल्वर का सामान या फिर गहना अगर ज़्यादा टाइम तक एटमॉस्फेयर में पड़ा रहे तो ब्लैक स्पॉट आ जाता है। ऐसा क्यों? रीज़न क्या है?
चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो चांदी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाती है तथा इसका रंग काला पड़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? डीएनए के वॉटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें डीएनए के वॉटसन और क्रिक मॉडल के हेतु सही नहीं है। अच्छा, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी वॉटसन और क्रिक नामक व्यक्ति ने। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सामने है आप। तो इसका आंसर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। यह आंसर इसका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सो फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है तो क्या मिलेगा, क्या विकसित होगा? लड़का बनेगा, लड़की बनेंगे, या कोई भी बन सकता है, या फिर एक्स गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं करता। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए आप सभी। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है, क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़की। क्यों? क्योंकि निषेचन के दौरान यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तो संतान में गुणसूत्रों की 23वीं जो जोड़ी होती है, कुल कितनी जोड़ियाँ होती हैं? 23 जोड़ी मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23वीं जोड़ी XX की हो जाएगी, XX की, जिससे बनने वाली संतान लड़की होगी। अगर 23वीं जोड़ी XY होती है, अगर XY होती है तो ये लड़का उत्पन्न होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? ऑप्शन सी, लड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट देखते हैं हम लोग। मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज लेग स्पिनर थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? किसका? शेन वॉर्न का, सबको पता होगा। बहुत ही फेमस बॉलर थे स्पिन के, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। इसका आंसर हो जाएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 है। 52 क्या? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक है। अच्छा, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये क्या है? जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उन देशों का एक समूह है। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल 13 देश हैं जो पूरे विश्व को पेट्रोलियम पदार्थ, तेल का निर्यात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वियना। और एक मज़ेदार बात, जो वियना है ऑस्ट्रिया है, ये खुद इसका मेंबर नहीं है। एनीवेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैथम अल घीश। कहाँ के हैं ये हैं कुवैत के निवासी हैं। इनको ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? जनवरी 22 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। चलिए बताइए कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका आंसर बताइए आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया था, ओपन रॉक संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने % FDI की अनुमति प्रदान कर दी है? चलिए प्रश्न न्यूज़ में था, LIC ने अपना कितना शेयर बेचा है? कितना शेयर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20% शेयर को FDI के लिए खोल दिया है, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हैं? निम्न में से किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, अगर ये पता है तो ये पूछ क्या रहा है, ये कहाँ पे है? तो आसाम में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। जनवरी 22 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने % रहने की अनुमान है?
आपको बताना है जो CSO ने न्यू जो आंकड़ा जारी किया है 2021-22 के लिए, उसके अकॉर्डिंग भारत की विकास दर कितने % रहेगी इस साल। फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर है 56, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। इसने UPI ऑटो पे शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? चलिए ऑप्शन सामने है, फटाफट इसका आंसर बताइए आप सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2022 के लिए कितने लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 107 लोगों को। अच्छा, पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार देता है कौन है? ये देती है होम मिनिस्ट्री, सही है। अच्छा, इस साल टोटल कितने पद्म विभूषण मिले हैं? टोटल पद्म विभूषण मिले हैं 4 लोगों को, पद्म भूषण मिले हैं 17 लोगों को, और पद्मश्री मिले हैं ये 107 लोगों को। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, जनवरी 22 में भारत व किस देश की नौसेना के मध्य अरब सागर पैसेज अभ्यास 2022 संपन्न हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, चलिए बताइए। नावल एक्सरसाइज का नाम क्या है? अरब सागर पैसेज। अरब सागर पैसेज मतलब अरेबियन सी में हुआ था एक तो, भारत और किस देश के बीच? तो ये देश है रशिया, रूस के साथ हुआ था। इंडिया और रशिया के साथ अरब सागर में ये पैसेज, ये नावल एक्सरसाइज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, हाल ही में भारतीय सेना ने कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 60, कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है भारतीय सेना ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89। टोटल 89 ऐप्स पे इन्होंने बैन लगा दिया है इंडियन आर्मी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? 2 स्टंप, 3 स्टंप इस साइड और 3 स्टंप इस साइड, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है ये पूछ रहा है। स्टंप मान लीजिए, स्टंप इस साइड में, बीच में स्पेस होता है, डिस्टेंस होता है जहाँ से बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बैटिंग करता है, उसके बीच में दूरी कितनी होती है? स्टंप्स के बीच की दूरी, दोनों स्टंप्स के, दोनों शोर के बीच की दूरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 गज की दूरी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 22 गज, ऑप्शन डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 मैच कराने वाला है, आपको सुमेलित करना है सही। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, ये बिल्कुल करेक्ट है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये वाला सही है इसका। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ये इससे मैच हो गया। और बाकी एक बचा विश्व डाक दिवस, वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैच कराइए। ए का किससे है? तीसरे से। ए का तीसरा किस में है? ए का तीसरा ऑप्शन बी वाले में है, यह इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोल रहा है, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन से कव्वाली, रामलीला, रशिया या फिर गज़ल। कौन सा ऐसा गीत है जो राधा और कृष्ण की देवत्व का गुणगान करता है? चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। रंग रसी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रसिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछ रहा है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान है वो कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु में, धारवाड़ में, मैसूर में या फिर बेलगांव में। फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। मैसूर कहाँ पे? कर्नाटका में।
मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान लोकेटेड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है सतलुज यमुना नहर विवाद किस राज्य से है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। सतलज यमुना नहर, ऑप्शन क्या है? पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सतलज यमुना नहर विवाद डिस्प्यूट। तो सतलुज यमुना कनाल डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच। पंजाब और हरियाणा के बीच। तो इसमें ऑप्शन में हरियाणा नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंजाब। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में ये अक्सर आता रहता है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? चलिए फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है बाकू किस देश की राजधानी है? ज्योग्राफी से प्रश्न है, देश और राजधानी से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो बाकू जो है, जो सिटी किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन से यूक्रेन की, कजाकिस्तान की, अजरबैजान की। चलिए बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस देश की राजधानी है बाकू? तो बाकू है अजरबैजान की राजधानी, जो कि कैस्पियन सी के किनारे स्थित है। जो बाकू है कैस्पियन सी के किनारे लोकेटेड है। अजरबैजान की राजधानी। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सलाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अगर आप मैच देखते हो तो कंगारू किस टीम के लिए बोलते हैं? हम क्रिकेट की जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसको हम कंगारू के नाम से भी बुलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 69। क्वेश्चन नंबर 69, किस यूएन एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है? चलिए फटाफट बताइए। जो ऑप्शंस दिए हैं, यूनिसेफ, ILO, यूनेस्को या फिर FAO। किसका हेडक्वार्टर पेरिस में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑप्शन सी। बाकी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 70, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1989। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में इसका गठन किया गया था। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे इसके मेंबर हैं, 8 सदस्य। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। ओके, तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।